तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों थोड़ा सा कष्ट आप सबको देता हूं कि मेरी क्लास 10 बजे शुरू होती है और सामान्यतः ये सोने का समय होता है। बहुत जगह लोग 9 बजे 8 बजे सो जाते हैं या 10 बजे सो जाते हैं। ऐसे में 1 घंटा मैं आपको और परेशान करता हूं, तो क्षमा करिए, क्योंकि थोड़ा इसी समय आपको समय देने के लिए मैं तैयार हो पाता हूं। आज की क्लास है LT मेंस की। किस तरीके से हम कॉपी लिखें जीआईसी प्रवक्ता मेंस की या ये एमआरएस मेंस में, KVS NVS मेंस में, जहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वहां हम कैसे जवाब लिखें, उसी की प्रैक्टिस हम आपको करवा रहे हैं। उसका ये अगला भाग है। आशा करते हैं कि आप सबको ये पसंद आ रहा होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी टेक्निक्स भी आपको अच्छी लग रही होगी। नहीं अच्छी लग रही है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। तो आज एक और सवाल के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। जल्दी से सब लोग लाइक कर दीजिए और जो भी साथी अभी देर से जुड़े हैं वो भी लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में आप आ जाइए। सर मेरा हिंदी में 71 है, क्या मैं मेंस की तैयारी करूं? पूजा शुक्ला जी, तो अभी तो 75 तक की स्थिति है। 71 वाला तो अभी बहुत नहीं कह सकते हैं, 50-50 का चांस बन सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का जो सवाल है। देखिए, कुछ सवाल ऐसे भी आपके यहां पूछे जाएंगे जो एकदम नए होंगे आपके लिए, यानी उसका आपने केवल नाम सुना होगा या वस्तुनिष्ठ सवालों में ही उसको हल किया होगा। आज वैसा ही एक सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिस सवाल को आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के दौरान ही पढ़ा था। वैसा ही सवाल है। कैसा सवाल है, चलिए देखते हैं। सवाल है, पारसी रंगमंच की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पारसी रंगमंच की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस तरह का सवाल आप देखिए पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि पारसी रंगमंच क्या है और पारसी रंगमंच की विशेषताएं आपको बतानी होंगी। अब ऐसे सवाल आपने कम देखे होंगे ना। पारसी रंगमंच की विशेषताएं, क्यों ऐसे सवाल कम देखे होंगे? क्योंकि हम इसको वस्तुनिष्ठ में ही अभी तक पढ़ते आए हैं। डिस्क्रिप्टिव में हमने इसको इस तरह से नहीं पढ़ा है। एक तो ये चुनौती है, पहली बार डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं तो हमारे पास सोर्स भी कम है और ऐसे में सिलेबस भी इस तरह का है कि मालूम नहीं चल पाता कि क्या चीजें पढ़ें और कहां से पढ़ें। ये कई चीजें हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते तैयारी या नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग फटाफट बताइए कि इसमें हम शुरुआत कहां से करें, क्या पहले लिखें। तो देखिए साथियों, मैंने इतनी सारी तैयारी आपको मेंस की कराई, इतनी सारी तकनीकें बताई। तो अब आप ये बताइए कि अगर हम पारसी रंगमंच की शुरुआत करेंगे, इस सवाल की शुरुआत करेंगे, तो कहां से करेंगे? ठीक है, पारसी रंगमंच की अगर हम शुरुआत करेंगे तो हमें इसकी शुरुआत कहां से करनी होगी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पारसी रंगमंच की जो शुरुआत है, इस जवाब की शुरुआत हम कहां से करेंगे?
तो लिखेंगे इसमें हम, पारसी रंगमंच हिंदी का प्रथम व्यावसायिक रंगमंच माना जाता है। पारसी रंगमंच हिंदी का प्रथम व्यावसायिक रंगमंच देखिए, कुछ वर्तनियों की त्रुटि आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे व्यवसायिक न होकर व्यावसायिक होता है, बड़ा की मात्रा होती है। यहां से हमने शुरुआत किया और पहली लाइन को हमने लगभग जो आपका पेज रहेगा उसके बीचों बीच से हमने इसकी शुरुआत की। यार इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, पहले फटाफट आप लोग लाइक करिए। लाइक क्यों नहीं कर रहे भाई? चलिए लाइक करिए सब लोग। लाइक 0 दिख रहा है। चलिए, तो ये पहला व्यावसायिक रंगमंच माना जाता है जिससे नाटकों को इस रंगमंच ने जनता को नाटक से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। इसकी विशेषताओं की तरफ चलते हैं। भड़कीली मंच सज्जा, मुख्यतः ये सवाल नाटक के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तथा सज्जित पर्दों का अत्यधिक प्रयोग, यानी इसके पहले जो नाटक होता था उसका जो रंगमंच होता था वो उतना प्रोफेशनल नहीं हुआ करता था। तो लोगों को नाटक के प्रति आकर्षित करना और नाटक के साथ साथ पैसा कमाना, इस उद्देश्य से इस को स्थापित किया गया। इसमें नृत्य तथा गीतों की अधिकता। इसके पहले जो भी रंगमंच थे वो ज्यादातर निःशुल्क थे और उन रंगमंचों में गीत और नृत्य इनकी कम स्थिति होती थी। तीसरा, इसमें जो भावातिरेक पूर्ण संवाद योजना, भावातिरेक पूर्ण संवाद योजना एवं उत्तम अभिनय, यह भी देखने के लिए मिला। आसान
आम जन को समझ आने वाली भाषा का प्रयोग भाषा में उर्दू और अंग्रेजी शब्दावलियों इसमें क्या किया इन्होंने, तो जो अंग्रेजी की शब्दावलियां हैं, उर्दू की शब्दावलियां हैं, उनका भी प्रयोग होने लगा। ये रंगमंच अत्यधिक आधुनिक एवं तकनीकी रूप से सबल थे। तकनीकी रूप से सबल थे, जिसके फलस्वरूप नाटक में वर्जित दृश्यों का भी सहजता से दृश्यांकन कर लेते थे, यथा स्नान, मृत्यु, श्मशान, सहवास या काम चेष्टाएं। काम चेष्टाएं, वर्षा आदि, यानी कुछ तो इसमें वर्जित था। अब जैसे आज भी आप फिल्मों में देखिए तो हमारी जो फिल्में होती हैं उसमें कोटियां निर्धारित की गई एक्स फैक्टर से, अश्लीलता के लिए एक्स फैक्टर से उन्होंने निर्धारित किया कि 1x 2x XXX। तो भारत की जो फिल्म है वो सिंगल एक्स तक मान्यता दे देती है, लेकिन जो हॉलीवुड है वो डबल एक्स तक मान्यता दे देती है। डबल एक्स में क्या होता है कि पूरा नंगा दिखाया जा सकता है, लेकिन विशेष अंगों को ब्लर कर दें या उस पर फोकस न करें या उसको न दिखाएं, इस प्रकार की व्यवस्था है। ट्रिपल एक्स में पूर्णतः न्यूड ही होता है। तो नाटक में हम इसे किस प्रकार से प्रदर्शित करें, नाटक में से हम किस प्रकार से दिखाएं, ये तो विहित है, पहले भी था अभी भी है, लेकिन उन चेष्टाओं को कैसे अभिव्यक्त करें। वर्षा हो रही है तो बड़ा कठिन था पहले, आज तो आसान हो गया। अब तो मशीन से ऊपर से पानी गिराने लगते हैं, लगता है बारिश हो रही है। तो जब ये तकनीकी, आज इतनी तकनीकी प्रबल है, उस समय तो तकनीकी बिल्कुल नहीं थी।
ऐसे समय में भी ये रंगमंच बहुत मॉडर्न माना जाता था कि जो चीजें सामान्य पर्दे पर नहीं खेली जा सकती थी, नहीं हो सकती थी, उस समय ये लोग कर दिखा रहे थे। कथानक जो था इसका, कथानक मुख्यतः पारंपरिक कथाओं यथा रामायण, महाभारत आदि से लिया। तो ये जो कहां से लेते थे, रामायण और महाभारत आदि से इसको वहां से ग्रहण करते थे। प्रचलित प्रेम कथाएं जो थीं, कथाएं जैसे लैला मजनू, आदि भी प्रमुख विषय थे। तो ये तो विषय थे। इसके बाद इसमें एक और होता था, नाटक के बीच बीच प्रहसनों की योजना थी, जिससे दर्शक बोझिल न हो। तो पारसी थिएटर क्या करता था कि खुद अपने तरह का नाटक लिखता था, या कोई नाटककार ही लिखा तो उसने पारसी थिएटर के लिए नाटक लिखा। सीधे तौर पर नाटक यहां नहीं दिखाए जाते थे या नहीं दिखाए जा सकते, यानी उसका रंगमंच के दृष्टिकोण से रूपांतरण किया जाता है। मान लीजिए मोहन राकेश का कोई नाटक है, साढ़ का एक दिन, तो उसे पारसी रंगमंच पे अगर दिखाना है तो उस दृष्टिकोण से उसे बनाया जाएगा, थोड़ा बहुत उसमें सुधार किया जाएगा उस दृष्टिकोण से, फिर उसको उस पर दिखाया जाएगा। तो ये जो कुछ टेक्निक्स होती हैं, उस टेक्निक्स को इस तरह से यूज करके फिर उसको दिखाया जाता है। अब यहां पर एक काम और ये करते थे, ये एक टोली के रूप में यात्रा करते हुए विभिन्न जगहों पर इसका मंचन किया करते थे। यानी ये कोई ऐसा रंगमंच नहीं था कि एक जगह स्थिर रहे, नहीं, वो चलते रहते थे। ऐप में क्लास लिए थे, लेकिन आज बारिश में भीग गए थे तो थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, तो दवा खाए, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, तो 9:20 से क्लास शुरू किए थे, 9:45 तक 25 मिनट की क्लास लिए थे, थोड़ा लेट हो गए थे।
ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया, पारसी रंगमंच ने भारतीय दर्शकों को पारसी रंगमंच ने भारतीय दर्शकों को यूरोप में यूरोपीय शैली के प्रोसिनियस मंच से परिचित कराया। इसका मतलब होता है जिसमें दर्शक सामने बैठते हैं, से परिचित करवाया। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अरे भाई 100 के नीचे वाले नहीं, इतना कौन विद्वान आ गया है। इतनी कट ऑफ तो 2018 में नहीं गई थी। 2018 में 15 गुना लोगों को नहीं बुलाया गया था। जितनी सीट थी केवल उतने लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बावजूद 87 पहली कट ऑफ और 85 दूसरी कट ऑफ गई थी। यानी जब माइनस मार्किंग थी, पेपर इतना टफ आया था, एक परीक्षा थी और सीट के बराबर लोगों को बुलाया गया था। इस बार सीट से 15 गुना लोगों को बुलाया जाना है। तो कैसा मजाक करते हैं भाई। बहरहाल सबका एक्सपेक्टेशन अलग अलग है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब आदमी स्वयं कट ऑफ बनाता है तो वो जहां रहता है उसको उसके आसपास का ही कट ऑफ समझ में आता है। तो इसी वजह से लोग अलग अलग कट ऑफ बताते हैं। बहरहाल जो भी हो, आगे बात करते हैं पारसी रंगमंच से संबंधित पारसी रंगमंच से संबंधित प्रमुख नाटककारों में आगा हस्र, तुलसीदास सैदा, प्रणव कुमार, आदि प्रमुख हैं। अब देखिए यहां पर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं यह लिख दूं कि पारसी रंगमंच की स्थापना किसने किया, किस डेट को किया गया, कहां पर किया गया। तो जब यह सवाल में पूछा ही नहीं है, सीधे उसने विशेषता पूछा है, तो हमको विशेषता में ही जवाब देना है। भले आपको मालूम हो कि पारसी रंगमंच की स्थापना किसने किया, किस सन में हुई, इसका उद्देश्य क्या था, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो सवाल पूछा गया है वही जवाब देंगे, तभी आपको अच्छा अंक मिलेगा।
और ऐसे में आपको अपनी विद्वत्ता नहीं झाड़नी है कि मुझे इसके विषय में सब कुछ आता है। पूछी गई है विशेषता तो आपको इसको केवल विशेषता ही बतानी है। मर्यादावादी तथा अभिजातवादी नाटककार। मर्यादावादी या आदर्शवादी नाटककार, आदर्शवादी नाटककार, नाटककार यथा जयशंकर प्रसाद आदि इसे हेय दृष्टि से हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण लाल आदि नाटककार इसे भारतीय रंगमंच के विकास का एक प्रमुख पड़ाव मानते हैं। नाटक और जनता समाज में इस नाटक रंगमंच को उचित स्थान नहीं मिला, फलस्वरूप जनता और साहित्य के बीच की कड़ी को मजबूत करने का एक माध्यम खत्म हो गया। अब ये इसका पूरा उत्तर है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे हमने फारसी रंगमंच की पूरी बात की, पारसी थिएटर की। पारसी थिएटर इसलिए खास था क्योंकि ये नए तरीके का रंगमंच बनाता था, नए तरह की संवाद शैली थी, अंग्रेजी और उर्दू के शब्दावलियों का भी प्रयोग करता था, और एक टोली के रूप में इसके जो नाटककार थे जो उसमें अभिनय करते थे वो एक साथ रहते थे और जगह जगह पर एकत्रित होकर उसको नाटक के रूप में दिखाते थे, जिसकी वजह से जो नाटक था वो आम जनता तक सहज और सरल भाषा में आसानी से पहुंच जाता था। तो ये इसका एक खास बात थी। तो इस दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके यहां इस तरह के जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें हो सकता है कि ससंदर्भ
व्याख्या वाला भी सवाल एक आध पूछ लिया जाए। कबीर का एक सवाल आपके यहां तय है, सूरदास का एक सवाल आपके यहां तय है। सूरदास पे एक सवाल आपको करवाते हैं आज, ये आपने उत्तर देख लिया होगा। अगला सवाल लेते हैं। वक्रता और वाग विधक्तता के धरातल पर वक्रता और ये कई बार शब्दावलियां आई हैं के आधार पर सूरदास की रचना के आधार पर सूरसागर का आश्रय लेते हुए कवि सूरदास का मूल्यांकन करिए। अब देखिए, सूरदास की जो स्थिति है वो एक तो वो कृष्ण काव्य के कवि हैं, दूसरा वात्सल्य रस के धनी हैं, और इससे एकदम अलग वो वक्रता और वाग विधत्ता के भी कवि हैं, और इससे एकदम अलग नायिका विधान के भी कवि हैं। उनके यहां देखिए नायक नायिका का जो विधान है वो भी देखने को मिल रहा है। यानी एक ओर वो सगुण भक्ति में कृष्ण काव्य परंपरा से जुड़ रहे हैं, और दूसरी ओर रीति काल की जो नक्सिक परंपरा है या नायक नायिका के वर्णन की परंपरा है, उस परंपरा से भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जाकर हमें सूरदास की इस रचना को आधार में रखकर इसका जवाब देना है। अब हमें सवाल को कम से कम 4-5 बार पढ़ना है। एक बार सवाल कभी नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव सवाल हो चाहे डिस्क्रिप्टिव सवाल हो, हमें सवाल को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना चाहिए। भले ही एकदम आसान सवाल पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सी रचना सूरदास की है, यही सवाल पूछा गया है, फिर भी आपको 4 से 5 बार उसको पढ़ना चाहिए। 4 से 5 बार न पढ़ सके तो 3 बार आप जरूर पढ़ लीजिए। होता क्या है कि जब हम पहली बार में सवाल को पढ़ते हैं तो जो माइंडसेट में हमारे दिमाग में उत्तर सेट है उस पर ही पहला हमारा जवाब जाता है। अब जैसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सूरदास की रचना नहीं है, ठीक है, यह सवाल पूछा गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है कामायनी। कामायनी। अब आपने क्या किया कि जैसे ही आपने इसको देखा कि इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तुरंत ही आपने ए ऑप्शन को सही लगा दिया। अब आपने बाकी ऑप्शन ही नहीं देखा, जबकि सी ऑप्शन में लिखा हुआ था भारत भारती, भारत भारती, और डी ऑप्शन में लिखा था ए एवं सी दोनों। अब आपने क्या किया कि आप तो ये उत्तर लगा के चले आए घर। वाह, इतना सरल प्रश्न दे दिया था, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं कि इतना सरल सवाल काहे पूछ लिया। जब आप घर पहुंचे और आपने देखा और सर पटक लिया, अरे यार इतना सरल सवाल मैं कैसे गलत कर सकता हूं, और 4 लोगों को आप दिखाओगे, देखो यार ये सवाल मैंने गलत कर दिया कि सूरदास की रचना कौन सी नहीं है। मतलब समझ गए आप कि जो साइकोलॉजी है किसी भी सवाल को हल करने की, कि आपका जवाब
कामायनी सही है, लेकिन आपने बाकी ऑप्शन को देखा ही नहीं, और देखा भी तो ध्यान से नहीं देखा। तो कभी भी सवाल चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हमें सवाल को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए। जब आप सवाल को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो सवाल आप सही करके आएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी गलती हो जाएगी। और आप एलटी का भी पेपर दिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने इस तरह गलती की होगी, और इसके पहले भी आपने कभी पेपर दिया होगा, इस तरह की गलतियां आपसे हुई होंगी। क्यों हुई हैं? क्योंकि आप उस समय सुपरमैन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रता और वाग विदग्धता के आधार पर सूरसागर का आश्रय लेते हुए कवि सूरदास का मूल्यांकन करिए। सूरदास के पद सूरदास के पद ब्रज भाषा के, अब हम जब सूरदास की बात करते हैं तो भाषा को भी देखना है, क्योंकि वक्रता और वाद विदग्धता कैसे आएगी, बिना भाषा के आएगी नहीं। तो सूरदास के पद ब्रज भाषा के उत्कृष्टता यानी उनके यहां जो भाषा का रूप है बड़ा उत्कृष्ट मिलता है। वह श्रृंगार रस के तत्व निरूपण हेतु, श्रृंगार रस के तत्व निरूपण हेतु प्रसिद्ध हैं। यानी उनके यहां ब्रज भाषा की उत्कृष्टता भी मिलती है और श्रृंगार रस का तत्व निरूपण भी उनके यहां मिलता है। ये दो चीजें हर, लेकिन परंतु शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार उनको काव्य में वक्रता और वाग विदग्धता में अधिक सफलता मिली है। ठीक है, सूर ने इस परंपरा का वस्तुतः सूरदास ने ही इस परंपरा को हिंदी साहित्य में शुरू किया और उसे उस उत्कृष्टतम स्तर पर पहुंचाया जहां आज भी कवि बौने जान पड़ते हैं। यानी उन्होंने ही ये शुरुआत की साहित्य में, ये कह सकते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट था, या उन्होंने इस तरह की शुरुआत पहली बार की। फिर आगे लिखते हैं,
सूर ने भाव प्रेरित वक्रोक्तियों द्वारा प्रेरित वक्रोक्तियों द्वारा सूर ने भाव प्रेरित वक्रोक्तियों द्वारा गोपियों की भावनाओं की गोपियों की भावनाओं की मार्मिक अभिव्यंजना की है। कृष्ण के विरह में गोपियां पहले ही व्याकुल हैं। कृष्ण के विरह में गोपियां पहले ही व्याकुल हैं। ऊपर से जब वे उद्धव के ज्ञान मार्ग का वचन सुनती हैं तो वे दुविधा में पड़ जाती हैं। एक तरफ वो अपनी भावमयी रसिक्त भक्ति को भी नहीं खोना चाहती, भक्ति को भी बचाना चाहती हैं। दूसरी ओर वो उद्धव का अपमान भी नहीं करना चाहती हैं। वो अपमान भी नहीं करना चाहती हैं। उस समय गोपियों के वचन वक्र होने लगते हैं। अब क्या वक्र होने लगते हैं, इसको उदाहरण के द्वारा बताना पड़ेगा। यथा निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, क्योंकि ये ब्रज में है।
को है जननी जनक को कहियत, को है जननी जनक को कहियत, जनक को कहियत, कौन नारी को दासी, कौन नारी को दासी। इस प्रकार से वो अपनी बात को रखती हैं। इसी तरीके से और एक पंक्ति के माध्यम से अपनी बात को रखती हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी, ब्रज में आनी उतारी। देखिए, जब ये सूरदास भ्रमर गीत परंपरा में उद्धव को प्रवेश करवा रहे हैं, तो उस समय भारत के साहित्य में, भारतीय हिंदी साहित्य में या पूरे भारत में निर्गुण परंपरा बहुत तेजी से फैल रही थी। तो एक तो सूरदास निर्गुण और सगुण का संवाद करवा रहे थे, निर्गुण को भी रख रहे थे, सगुण को भी रख रहे थे, और वो फिर उन दोनों में बातचीत करवा के सगुण को विजयी करवा रहे थे। तो इसीलिए जो वहां पर उद्धव को निर्गुण के रूप में लाया गया कि भैया तुम निर्गुण की तरफ से हो और गोपियां सगुण की तरफ से हैं। वो साकार ईश्वर को चाहती हैं, श्री कृष्ण उनके पास आए और वो बताते हैं कि वो तो निराकार ब्रह्म है, वो हर जगह उनको महसूस करो। तो इसी तरीके से सगुण और निर्गुण का जो द्वंद्व है उसमें गोपियों को विजित करवाते हैं वो। ये जो कॉन्सेप्ट है यह सूरदास का अपना एक नए तरीके का प्रयोग था। अब वाग विदग्ध शैली में ये क्या करते हैं, वाग विदग्ध शैली में उद्धव का उपहास किया गया है। यानी उन्होंने, गोपियों ने मर्यादा का पूरा ख्याल रखा, लेकिन उनका वाग विदग्ध शैली में उपहास किया है। अब देखिए, एक समय ऐसा आता है जब उद्धव निर्गुण के महत्व को स्थापित करते हुए क्या करते हैं, जो उनका मार्ग है ज्ञान मार्ग, और योग मार्ग का साथ नहीं छोड़ना चाहते, तब गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं, उद्धव कोकिल कूजत कानन। क्या कहती हैं, उद्धव
अब जब सूरदास लिखते हैं तो ऊधव लिखते हैं। ऊधव कोकिल, कूजत कानन, तुम हमको उपदेश करत हो, हमको उपदेश करत हो। भस्म लगावत आनन, इस प्रकार से अब ये आपने देखा कि किस प्रकार से उनकी वाग विदग्धता है। यानी सूरदास का वाक चातुर्य गोपियों के माध्यम से निर्गुण के स्थान पर सगुण की स्थापना करने का प्रयास सूरदास ने किया। अब वाक विदग्धता का मतलब है कि वाक चातुर्य, उनकी इस शैली में अब अंत में लिखेंगे कि उनकी शैली में क्या क्या मिलता है। व्यंग और उपालंभ, तर्कपूर्ण संवाद, व्यंग एवं उपालंभ। अच्छा एक मिनट, अगर आप चाहें तो इसको एक ग्राफ के जरिए भी बना सकते हैं और ये अट्रैक्टिव हो जाएगा मेंस में। शैली में निम्न रूप में है। इस तरह से आपने किया बेट, आपने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जिससे चीजें और आसान हो जाएं। जैसे आपने लिखा वाग विदग्धता, ठीक है। फिर आपने इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया, इसमें क्या लिखा, तर्कपूर्ण संवाद, व्यंग एवं उपालंभ। व्यवहारिक उदाहरण भी उन्होंने इसमें दिया। जो बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण हैं। अलंकारिकता एवं वक्रोक्ति, भावुकता और भावुकता एवं बौद्धिकता का संगम। अब इसमें आप चाहें
तो एक एक बिंदु के द्वारा थोड़ा सा आप इसे स्पष्ट भी कर सकते हैं, बिंदु के द्वारा स्पष्ट भी कर सकते हैं, जिससे चीजें और भी सुंदर हो जाएं। तर्कपूर्ण संवाद में जैसे वो कहते ऊधो मन न भय 10-20, वो क्या लिखती हैं? ऊधो मन न भय 10-20। वो कहती है उद्धव ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास 10-20 मन नहीं है कि एक मन श्री कृष्ण लेके चले गए तो दूसरे मन को मैं कहीं और लगा दूं। मेरे पास एक ही मन है और वो श्री कृष्ण लेकर चले गए। वो उद्धव को क्या कहती हैं? कहते हैं तुम बहुत बड़भागी हो। क्यों बड़भागी हो? कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो और उनके साथ रहते हुए भी तुम उनको नहीं समझ पाए, उनसे तुमको प्रेम नहीं हो पाया, इस वजह से तुम बहुत बड़भागी हो भाई। जैसे पुरैन पात रहत जल में, पत्ता जो होता है कमल का वो पानी में रहता है लेकिन उसको पानी प्रभावित नहीं कर पाता, वैसे तुम बहुत बड़भागी हो। तो बड़भागी यहां कहने का तात्पर्य उनका क्या है? वाग विदग्धता है, यानी व्यंग और उपालंभ वो कस रही हैं। इसी तरीके से व्यवहारिक ज्ञान में वो क्या कहते हैं? निर्गुण को कड़वी ककड़ी कहते हैं। निर्गुण को उन्होंने क्या कहा? कि निर्गुण कड़वी ककड़ी के समान है। देखने में तो वो लगता है कि असली ककड़ी है, लेकिन खाने के बाद मालूम चलता है जब उसे आप भोगते हो। इसी तरीके से अलंकारिकता और वक्रोक्ति उनके यहां मिलती है। वो कहते हैं निर्गुण अरे यार क्या लिखते हैं? निर्गुण कौन देश को बासी। कहते हैं अच्छा, ये तुम्हारा जो निर्गुण है जिसके विषय में तुम मुझसे बार बार चर्चा कर रहे हो, कहां घर है इसका? जैसे आप लोग व्यंग नहीं कहते, अच्छा भैया कहां घर है बताइए जरा। तो वो अलंकारिकता में वक्रोक्ति का प्रयोग करके वाग विदग्धता दिखा रहे हैं कि तुम्हारा जो निर्गुण है कहां का रहने वाला है, जरा मुझे भी तो बताओ। इसी तरीके से उन्होंने भावुक और बौद्धिकता का संगम भी दिया है। ज्ञान से बड़ा प्रेम और भक्ति है, उन्होंने यह भी बताया है। ज्ञान से बड़ा प्रेम और भक्ति है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है मेंस के पेपर को लिखते समय कि आपके पास समय बेहद कम है और आपको एक उत्तर लिखना है, तो आप कहें यार इतने कम समय में क्या लिख सकता हूं। तो जब भी इस तरह की स्थिति आए, आप इस फॉर्मेट को अपनाइए, यानी ग्राफिक का प्रयोग करिए। अब ग्राफिक का प्रयोग करके सूरदास की अगर वाग विदग्धता को दिखाना है तो आप कम समय में पूरी बात अपनी कर देंगे। हां, यह है कि कम शब्दों में यह बात लिखी जा रही है, लेकिन बहुत ही कम समय में आप इस पूरी बात को यहां पर लिख देंगे। और ऐसे में क्या होगा कि आपको इसका कम से कम आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। भले इसका पूरा नंबर ना मिले, लेकिन आधा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये ग्राफिक शैली जो है, यह भी मेंस में काफी कारगर होती है। तो जब भी आपको यह लगे कि आप कम लिख पाएंगे, आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, आपने पर्याप्त समय का संयोजन नहीं किया है, ऐसी स्थिति में आप इस तरह से ग्राफिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पूरी बात आ गई। ठीक है। तो साथियों,
इस प्रकार के फॉर्मेट से आपको आंसर राइटिंग करनी है। और प्रत्येक क्लास में मैं एक ही बात कहता हूं कि जो मैंने लिखाया है यह अंतिम उत्तर नहीं है, या इस दुनिया में हिंदी का कोई भी अध्यापक जिसने उत्तर लिखाया वह आखिरी उत्तर नहीं है, उससे भी अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा उससे भी अच्छा लिखा जा सकता है, तुलसीदास जी ने जो आलोचना लिखी उससे भी अच्छी लिखी जा सकती है। तो इसका अच्छा होने का कोई क्राइटेरिया, निश्चित क्राइटेरिया नहीं, इसका अंत भी नहीं है। इसलिए जो मैं बता रहा हूं या जो कोई भी अध्यापक बता रहा है उसको आप अंतिम उत्तर मत मानिए, उसको अपनी तरह से फॉर्मेटिंग करिए, अपने तरह से और उसमें अच्छी चीजें डाल के उसको आगे ले जाइए। इस फॉर्मेट पे अगर आप लेखन शैली करेंगे, अपनी लेखन शैली का विकास करेंगे, तब हो पाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप प्रतिदिन लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ आता रहेगा आपको, लेकिन आप उत्तर ही नहीं लिख पाओगे, यह हाथ ही नहीं चलेगा। और यह प्रैक्टिस 1 2 दिन 4 दिन की नहीं है। प्रतिदिन अगर आपके लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लाख ज्ञानी रहिए, आप लिख ही नहीं पाएंगे, आपकी कलम ही नहीं उठेगी। और आपके मन में हमेशा यह भय और संकट रहेगा कि मैं शुरुआत कहां से करूं, पहली लाइन कहां से लिखूं, या आप सोचेंगे कि कोई बता दे कि यहां शुरुआत कर दो तो मैं लिख दूंगा। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे मैं पर डे 2 से 3 सवाल आपको करवाता हूं, अब इन्हीं सवालों को आपने मुझसे पढ़ लिया, अब आप कॉपी उठाइए यूपीपीएससी की, उसी कॉपी पे इसको फिर से लिखने का प्रयास करिए। आपके लिए 57 पेज का प्रैक्टिस सेट निःशुल्क दिया जा रहा है हमारे टेलीग्राम पे जुड़ने पर। हमारा टेलीग्राम लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो एलटी, केवीएस, एनवीएस, इमारत और जीआईसी प्रवक्ता मेंस के लिए है। आप उस पर क्लिक करिए, जुड़िए और वो प्रिंट आउट करवा लीजिए मार्केट से, और बढ़िया से उसी कॉपी को लिखिए। और जल्दी हम आपको व्यवस्था देने वाले हैं कि आप वो कॉपी लिख के मुझे भेजेंगे, तो मैं उस कॉपी को चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने कॉपी कैसे लिखी है। ये भी व्यवस्था जल्दी हो जाएगी, लेकिन अभी से आपको ये सारे काम कर देने हैं, ठीक है। अगर आप हमारे मेंस के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अभी आपके लिए वसंत पंचमी की छूट, आज इस पे एडिशनल छूट है, और गणतंत्र दिवस की छूट, ये दोनों छूट मिलाकर भारी भरकम छूट आपको मिलेगी 26 जनवरी तक। इसके बाद ये छूट नहीं मिलेगी। तो 26 जनवरी तक अगर आप प्रवेश लेते हैं एलटी, केवीएस, एनवीएस, एमआरएस या यूपी टीजीटी पीजीटी न्यू बैच, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जीआईसी प्रवक्ता, यूपी टीजीटी पीजीटी क्रैश कोर्स, यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के लिए, तो आपको छूट मिल जाएगी। हमें व्हाट्सएप करें 96 28 95 92 37 नंबर पर, ठीक है। तो जुड़ते हैं आपसे बैच में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर कुछ गलत भी पढ़ाया हूं या इसमें और कुछ सुधार हो सकता है तो आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।